हम सभी एटीएल मैराथन 2022 में भाग लेने जा रहे हैं तथा हमने अपनी टीम का नाम कार्तिकेय रखा है। मैं पायल इस ग्रुप को लीड कर रही हूँ तथा मैं इस ग्रुप की सदस्य होने के नाते इस ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करने के लिए हमने कोरोना प्रभावित लोगों का साक्षात्कार लिया। इसे लेने का मकसद यह था कि हम जान सके कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रहमत अली जी से कोरोना के बारे में बातचीत की, जो स्वयं कोरोना के भुगतकारी थे, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें किस तरह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उनके विचार कुछ इस प्रकार से है। जो कोविड का जो दौर था वो हमें अलग अलग तरह के अनुभव देके गया है और इस प्रकार के अनुभव तो शायद जिंदगी में कोई भूल नहीं सकता है। इसी प्रकार की जो घटनाएं हमारे अपने परिवार में हुई है, हमारे छोटे भाई की जो पत्नी है उसको पॉजिटिव घोषित किया गया था। पहले एक हॉस्पिटल में ले गए और जैसे ही घोषणा हुई कि पॉजिटिव है तो परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने नहीं दिया गया। फिर अन्य किसी बड़े हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और बाकी परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। फिर उसके उपचार के लिए उसके पास इमोशनली कौन जाता? कोई नहीं जा सकता था। किसी तीसरे आदमी को कहीं चंडीगढ़ से प्राइवेट डॉक्टर से बातचीत करके वहां से डॉक्टर से गाड़ी मिला करके उनको चंडीगढ़ भेजा गया। अल्टीमेटली इतना नुकसान हो चुका था इन दोनों हॉस्पिटल के बीच में, ना तो प्रॉपर खुराक थी, ना प्रॉपर मेडिकेशन थी, ना इमोशनली सपोर्ट भी उनके साथ नहीं थी। और वही हुआ जो अंत में होता है। और शायद ये इसलिए हुआ, या तो इसकी पूरी समझ नहीं थी, बीमारी की समझ नहीं थी, सही फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण शायद मृत्यु हो गई है। और अगर ये सारी उपलब्धियां हमारे पास होती, विज्ञान के पास होती, चिकित्सा जगत के पास होती, शायद लाखों लाखों जीवन इससे बच सकते थे। हमने श्रीमान अमर सिंह जी से बात की, जो कि नगवाई के रहने वाले हैं। उनके विचार कोरोना पर कुछ इस प्रकार से हैं। कोरोना ने सारे देश को प्रभावित किया, कोई भी अछूता नहीं रहा। पैसे कमाने में बहुत कठिनाई आई और जो भी पैसे कमाने बाहर गया उसमें से बहुत अधिकांश कोरोना प्रभावित हुए और उनको तुरंत संक्रमित होते ही क्वारंटाइन किया गया। पर उसमें भी दिक्कतें आई। प्रशासनिक कमियां कहें या अचानक हुए इस हमले से बहुत कठिनाइयां लोगों को सहनी पड़ी। हॉस्पिटल्स में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। सरकारी तंत्र ने अपने हिसाब से जितना हो सका किया। बात की श्रीमान सुनील शर्मा से, जो कि नगवाई के निवासी हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्हें भी कोरोना काल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। आया था 2020 में, तो उसका इम्पैक्ट वैसे लार्जली बहुत पड़ा था। हमारी सोसाइटी में भी पड़ा, हमारे पर्सनली हमारे घरों पर भी पड़ा उसका इम्पैक्ट। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि लोग एक दूसरे से बहुत घबराने लगे कि एक दूसरे से कोविड हो जाएगा। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस भी टूरिज़्म रिलेटेड है, तो मेरा बिजनेस भी पूरी तरह ही जीरो हो गया था उस वक्त पर। और उसके बाद जैसे हम लोग तो डायग्नोज नहीं हुए कोविड पॉजिटिव, बट उस समय अगर नॉर्मल से सर्दी जुकाम भी हो रहा था तो वो भी लग रहा था कि शायद कोविड होगा। तो हम लोगों ने उस वक्त हमें उस वक्त जब सर्दी जुकाम हुआ था तो हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हमें दूसरे कमरों में। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है, मैं नगवाई की निवासी हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी में
जो सबसे ज़्यादा किल्लत का सामना हमें करना पड़ा वो था मेडिकल फैसिलिटीज़ का, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी, जो चिकित्सीय व्यवस्था थी, वो इतने बड़ी त्रासदी के लिए तैयार नहीं थी। हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेज थे उन्होंने दिन रात काम किया है, अपने परिवारों के बारे में सोचे बगैर काम किया है, और उसी समय पे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स थे, जैसे सर्जिकल मास्क और ये सारी ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा हुई। क्वारंटीन लोगों को किया जा रहा था, लेकिन सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी कि उन क्वारंटाइन लोगों को खाना कहाँ से खिलाया जाए। तो कुछ लोगों के बारे में मैं भी जानती हूँ। उस समय मैं आनी में जॉब किया करती थी, तो स्कूल में बहुत सारे लोग क्वारंटीन हुए थे। तो एसडीएम के पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं सुबह अगर उनको खाना खिला रहा हूँ तो मैं शाम को कहाँ से खिलाऊंगा। तो लोगों की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम इकोनॉमिकली कि उनसे जो है डोनेशन पे जो है फूड उनको अवेलेबल कराया जाता। तो एसडीएम को ऑर्डर तो थे कि लोगों को क्वारंटीन किया जाए, लेकिन एसडीएम के पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसको नहीं बताया गया था कि तुमने रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करने हैं और फूड जो है उनको प्रोवाइड करना है। रही फूड की बात, मेडिसिन्स, एक्चुअली मेडिकल जगत को भी पता नहीं था कि दवाइयाँ एक्चुअल में कौन सी लगनी है, लेकिन जिसका भी नाम वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया ने उस टाइम बहुत रोल प्ले किया है, जिसका नाम वायरल हो रहा था दवाई का, वही दवाई जो है वो मार्केट से ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई और ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाई। और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उन लोगों ने अपने प्रियजनों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा। तो वो एक बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली घटनाएं जो उस टाइम हुई। ने श्रीमती सावित्री देवी जी से बातचीत की, जो स्वयं कोरोना से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया। जब पिछले साल कोरोना हुआ था उसके बारे में बताती हूँ मैं। मुझे बहुत दिक्कत आई और मैं हॉस्पिटल में गई और मेरा टेस्ट लिया गया और मैं पॉजिटिव आई, और उसके बारे में मुझे देखा गया। फिर डॉक्टर भी नहीं पास आते थे, दवाई भी नहीं टाइम की मिलती थी हमें, और हमें बहुत दिक्कत सहन करनी पड़ी, और इसलिए दवाई भी टाइम की नहीं मिलती थी। बुखार बहुत आते थे। हमने जो अपना देसी जो काढ़े वगैरह बनाए उसका इस्तेमाल किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वायरस से लोगों की मृत्यु उतनी नहीं हुई है जितने की असुविधाओं के कारण हुई है। इस प्रकार हमने यह जाना कि लोगों को किस तरह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा क्यों न एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जाए जिसके माध्यम से हम मरीज की देखभाल भी कर पाए और किसी को उसके संपर्क में भी न आना पड़े। तथा हमने मल्टीटास्किंग बेड बनाया। हिमाचल प्रदेश में 400 में से 385 लोगों की मृत्यु उन्हें सही समय पर सुविधाएं प्राप्त न हो पाने के कारण हो गई। भारत में 50,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण हो गई। मेरा नाम वंश है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगवाई का छात्र हूँ। मैं टीम कार्तिकेय का दूसरा सदस्य हूँ। मुझे इस प्रोटोटाइप को इंस्टॉल व इसका लेआउट बनाने का जिम्मा दिया गया था। मुझे यह कार्य इसलिए दिया गया क्योंकि मैं कोडिंग जानता हूँ, जो मैंने अपने विद्यालय की टिंकरिंग लैब से सीखी है। मैंने इस प्रोटोटाइप में कई सेंसर फिट किए हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर पेशेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है और टेम्परेचर सेंसर पेशेंट के शरीर का तापमान दर्शाता है। मैंने इसमें कई सेंसर फिट किए हैं और उनकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से है। You are welcome to visit our multifunctional bed. The motor which is installed in this bed can raise the seat of the bed and the table in front of the bed. If a patient needs to take medicines who cannot walk, then any doctor can operate from outside and can take this table to the patient. And when a patient has to toilet, then the first seat of the bed will be adjusted upwards and the lower seat will move downwards, so that the toilet will come forward and in which the patient can toilet. If the patient has any discomfort, he can signal to the doctor by pressing the panic button, so that the doctor can operate from outside and cure his discomfort. And another feature of this bed is that the oximeter sensor has been fitted in it, which shows the amount of oxygen in the patient. Another feature is in this bed, a temperature sensor has also been fitted in it, which tells the patient's temperature.
Another feature of this bed is that when the patient's oxygen level becomes low, the doctor can operate from outside and put the oxygen mask to his mouth to save his life. And a line follower sensor is also installed in this bed, which will take the bed to the ambulance by following the line and will go back to his room again with the patient. In future, this bed will be of great use in saving us from epidemics like corona. Thank you for viewing our multitasking bed. नमस्कार, मेरा नाम अमन है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाई का छात्र हूँ। मैं टीम कार्तिकेय का तीसरा सदस्य हूँ। इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में मैंने शुरुआती ढांचे को खड़ा करने में मदद की। जितना भी कार्य था उन सब को मैंने बखूबी किया। इस बेड का लकड़ी से बनाया गया ढांचा मेरे द्वारा तैयार किया गया और साथ ही मैंने मॉडल की वर्किंग को टेस्ट किया। जितने भी कनेक्शन इस मॉडल में हुए हैं वे सब मैंने किए हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताती हूँ। यह बेड दो परिस्थितियों में काम करेगा। पहली परिस्थिति वह है जब मरीज की हालत ठीक है, वह इसे अपने आप कंट्रोल कर सकता है। यदि पेशेंट की हालत ठीक ना हो तो डॉक्टर इसे बाहर से ही कंट्रोल करेगा। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क की, जिसे बनाने का कारण यह था कि हमने देखा कि किस प्रकार कोरोना काल में मरीजों को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तथा उनकी मृत्यु हो गई। हमारे भारत में 50,000 से भी अत्यधिक लोगों की मौतें सही समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हुई। इसीलिए हमने यह ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क बनाया है, जिसमें कि मरीज को ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिलेगी। इसमें हमने पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर लगाया है, जिसमें कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल नोट किया जाएगा। जिस समय मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा तो उसे ऑक्सीजन अपने आप ही मिल जाएगी। इस प्रकार हम मरीज की जान बचा सकते हैं। बात करेंगे फूड ट्रे की, जो कि एक ऑटोमेटिक फूड ट्रे है, जिसे बनाने का कारण यह है कि हमने देखा कि किस प्रकार कोरोना काल में मरीजों को खाना दरवाजे के नीचे से फेंक कर दिया जाता था, परंतु उनमें से कई ऐसे भी मरीज थे जिनकी हालत इतनी खराब थी कि वे स्वयं उठकर भोजन भी न ले सके तथा उनकी मृत्यु हो गई। इस ऑटोमेटिक फूड ट्रे की सहायता से हम मरीजों तक खाना पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक टॉयलेट बॉक्स की, जो कि कोरोना काल में बहुत बड़ी समस्या थी। मरीजों को इसकी वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मरीज स्वयं चलकर टॉयलेट नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमने यह ऑटोमेटिक टॉयलेट बॉक्स बनाया है, जो कि मरीज के पास अपने आप ही आएगा। जिस समय मरीज को टॉयलेट करना होगा तो बेड की फर्स्ट वाली सीट ऊपर हो जाएगी और बेड की नीचे वाली सीट पीछे हो जाएगी, जिस प्रकार बेड के बीच में एक स्पेस बनेगा जहां पर हमारा टॉयलेट बॉक्स आएगा और पेशेंट अपना कंफर्टेबली टॉयलेट कर सकेगा। इस प्रकार हम मरीज को टॉयलेट की फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकेंगे। अब हम बात करेंगे मेडिसिन बॉक्स की, जिसे बनाने का कारण यह है कि जिस समय कोरोना हुआ था तो मरीज अपनी दवाई लेना भूल जा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग की क्षमता समाप्त हो गई थी। इसीलिए इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑटोमेटिक मेडिसिन बॉक्स बनाया है, जिसमें कि हमने पेशेंट की दवाई खाने की टाइमिंग सेट की हुई है और हमने उसमें एक बजर लगाया है। जिस समय दवाई खाने का टाइम होगा तो वह बजर बीप करेगा और पेशेंट को रिमाइंड करवाएगा कि उसे दवाई खाने का टाइम हो गया है। इस प्रकार पेशेंट अपनी दवाई ले लेगा तथा इस प्रकार हम पेशेंट को दवाई खाने के लिए रिमाइंड करवा सकते हैं। हमने अपने प्रोटोटाइप में एक कॉर्डन ऑफ एरिया भी बनाया है, जिसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया है। हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि कोरोना काल में यह बहुत बड़ी समस्या थी कि कई अनपढ़ लोग गलती से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कमरे में जाने लगे थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अंदर कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। इसीलिए हमने यह कॉर्डन ऑफ एरिया सिस्टम बनाया है। यदि कोई भी व्यक्ति अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा और उसे बताएगा कि अंदर खतरा है। अब मैं आपको पैनिक बटन के बारे में बताती हूँ। यह पैनिक बटन मरीज के दाएं ओर बेड के पास ही लगा रहेगा। जिस समय इस बटन को दबाया जाएगा तो यह साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसके माध्यम से मरीज डॉक्टर को यह बता पाएगा कि उसे असुविधा हो रही है। यह पैनिक बटन उसके डिस्कम्फर्ट को बताने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे बनाने के बाद इसका फीडबैक जानने के लिए हम इसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, NEP मेला, इंस्पायर अवार्ड जैसे कई कार्यक्रमों में लेकर गए। तो कोरोना काल में मरीजों की देखभाल करने के लिए एक कार्मी बोट नामक रोबोट बनाया गया था,
जिसे बनाने का कारण यह था कि वह मरीजों की देखभाल कर सके। आर्मी बोट की कॉस्ट अत्यधिक होने के कारण इसे सभी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सके। यह रोबोट केवल मरीजों को भोजन एवं दवा देने में ही समर्थ था। इस प्रकार मरीज अन्य सुविधाओं से वंचित रह गए। हमने अक्सर यह समस्या देखी है कि पहाड़ों से मरीजों को लाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें लाने के लिए पीठ पर ढोना पड़ता है, जिस प्रकार वह सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमने भविष्य में सोचा है क्यों ना एक ऐसा बेड बनाया जाए जो कि ऑटोमेटिकली उन्हें पहाड़ों से अस्पताल ले आने में समर्थ हो। इस प्रकार हम कई मरीजों की जान बचा सकते हैं तथा उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं।